नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और इस बीच एक दुखद खबर भी आई। रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया और रामविलास पासवान सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की एक बड़ी राजनीतिक हस्ती थी। तो आज हम रामविलास पासवान की ही चर्चा करेंगे और एलजेपी लगातार सुर्खियों में है। एनडीए का दामन छोड़ दिया बिहार में। केंद्र में एनडीए में बने हुए थे, रामविलास पासवान की वजह से वो मंत्री भी थे। अब एनडीए में केंद्र में सिर्फ एक गैर भाजपा मंत्री रह गए हैं और वो है रामदास अठावले। तो रामविलास पासवान के जाने का अब बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी और सख्त हो जाएगी क्या? पहले थोड़ी सॉफ्ट थी, थोड़ा लिहाज बरत रही थी, थोड़ी आंखों की शर्म थी रामविलास पासवान के चलते। अब एलजेपी को पूरी तरीके से कॉर्नर भी करेगी क्या बीजेपी? तमाम सवाल हैं। सुकेश मेरे साथ हैं। सुकेश, सबसे पहला तो, और हम क्योंकि विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं, यहां पर हम मौत पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान का ठीक चुनावी तैयारियों के बीच जाना क्या कोई सांत्वना या सहानुभूति की लहर भी क्रिएट कर सकता है चिराग पासवान के लिए, जो अपनी जमीन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है कि रामविलास पासवान ने 50 साल तक राजनीति की वहां। 69 में पहली बार विधायक बने थे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हमारे दर्शकों ने देखी होगी कि 50 साल 69 से लेकर 2020 तक वो किसी न किसी पद पे रहे। 69 में एमएलए बनने के बाद, 77 में एमपी बनने के बाद वो लगातार, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से 1977 अपना रिकॉर्ड एक बार खुद से तोड़ा। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने क्रिएट की थी। रामविलास पासवान ने अपने आप को अंडर यूटिलाइज किया। उनके जाने के बाद बहुत लोग ऐसा मानते हैं, नहीं तो वो देश की राजनीति में एक बड़े शख्सियत हो सकते थे। वीपी सिंह तो कहते थे कि पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं ये देश के, हो भी सकते थे। जिस तरीके से, देखिए, आप अगर उसको उस लिहाज से अगर देखना चाहें तो जयप्रकाश स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे अगर आप देखें, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, इन सबके जो अनुयायी थे, उनकी देखरेख में जो लोग आगे बढ़े, तो आप 90 आते आते देख लें। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम हो गए, लालू यादव बिहार के सीएम हो गए, 90 में वीपी सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। रामविलास पासवान बहुत कम उम्र के थे, 43-44 साल उनकी उम्र रही होगी, और तब ये कहा जाने लगा था कि ये दरअसल समाजवाद आया है, जो दलित, शोषित, जो पीछे तबके के लोग थे, पिछड़े तबके के लोग थे, वो मेन स्ट्रीम में आ गए। उन्होंने बागडोर संभाल ली है और बहुत लोग उसको कहते हैं कि मुलायम सिंह के शासन को भी वही संज्ञा दी गई, लालू यादव के शासन को भी वही संज्ञा दी गई। तो बहुत लोग इसको कहते हैं कि दरअसल पिछड़े जब बोलने लग गए, जब आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी बोलने लग गया, वो अपना अधिकार मांगने लग गया, उस पर असर्ट करने लग गया, तो उसको बदनाम करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई और इसलिए इसको कहा जाता है कहीं जंगल राज, कहीं गुंडा राज। खैर, हम विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान उस समय से राजनीतिक क्षितिज पे पहुंचने लगे थे। और मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपना, मुझे रामविलास पासवान आपने पूछा तो मुझे 2-4 चीजें याद आती है। नारे लगाते थे वो, कहा उन्होंने कई बार हम लोगों से कि उच्च जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे नकाम। उच्च जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे नकाम, और छोटी जाति की क्या पहचान, छोटी जाति की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। तो ये जो अवेकनिंग का वो था कि आप जगा रहे हो लोगों को, आप सम्मान जगा रहे हो उनका, सोए हुए लोगों को जगाते हो, उनके लिए एक ऐसा क्रिएट करते हो माहौल कि दरअसल आपको ऐसे रखा गया है और मैं उसका चैंपियन हूं। तो ऐसे में 83 में उन्होंने दलित सेना बनाई, बहुत काम किया, लेकिन जो पोटेंशियल था उनका, जो शायद वो बिहार में ज्यादा कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। वो बाद में वो पोजीशन पॉलिटिक्स में कभी इस घटक के साथ, कभी इस घटक के साथ जाने लग गए। तो ऐसे में
जो फॉलोइंग उनकी थी वो नीचे तक शायद नहीं ले जा पाए, अपनी पार्टी को संजाम तक नहीं ले जा पाए जब वो जनता दल से अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना ली 2000 में। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी ऐसी है जिसमें रामविलास पासवान की इज्जत है, रामविलास पासवान की फॉलोइंग है, और ऐसे में जबकि चुनाव मुहाने पे खड़ा है, ऐसे में जबकि चिराग पासवान कहते हैं कि पिताजी का आशीर्वाद था, जैसे पिताजी के आशीर्वाद से उन्होंने ये फैसला लिया हो, क्योंकि 2005 में पिताजी ने ये फैसला लिया था। उन्होंने लालू यादव के खिलाफ मंत्री रहते हुए केंद्र में चुनाव लड़ा और आखिरी तक लालू यादव को समर्थन नहीं दिया। हाँ, समर्थन देते लालू फिर से मुख्यमंत्री बन सकते थे, नीतीश कुमार को वेट करना पड़ता। बिल्कुल। तो ऐसे में वो वही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ये बताने की कोशिश करेंगे चिराग कि अब पिताजी नहीं है, आपका सहयोग चाहिए। पर बिहारी अवाम का मानस क्या है इस बात को लेकर? देखिए, हमने कई बार सांत्वना, सहानुभूति की लहर देखी है, राजीव गांधी के मामले में देखी है, हम हर जगह कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में थे और गोहाना में रैली भी कराए कि देखिए मेरे साथ ये हो रहा है। इसकी गूंज कुछ सुनाई देगी बिहार में? कुछ हद तक। बहुत शार्पली पोलराइज्ड हो गया है बिहार। उन्हें मालूम है कि दो बड़े घटक हैं, उनके वोट हैं, लड़ाई उनमें है। ये एक प्लेयर की तरह बीच में आए, अपना नेता नरेंद्र मोदी को बनाया, रामविलास पासवान तो साथ में जोड़ी लिया, तो फोटो उन दोनों की लगाई। ये जो फोटो जो अब दिवंगत हो चुके हैं, ये फोटो हो सकता है कुछ हद तक प्ले कर जाए। ये ज्यादा प्ले करे अगर सच में ऐसा लगे कि बीजेपी इन पे हमलावर नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा? मैं अगला सवाल मेरा यही था कि अभी तक तो लिहाज बढ़ता जा रहा था, शर्म थी आंखों की, अब तो सवाल तो इस बात पर भी उठने लगेंगे कि एलजेपी एनडीए का केंद्र में भी हिस्सा रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, ये कंफ्यूजन की स्थिति अभी बनी रहेगी। हाँ। क्योंकि केंद्र में हिस्सा है, रामविलास पासवान नहीं रहे, इसलिए वो जगह खाली है, ऐसा कहा जाएगा। कल जेपी नड्डा बिहार में है। अपने दर्शकों को बता दूं, जेपी नड्डा की कल पहली औपचारिक रैली है, संवाद है, जनसंवाद कहे आप, गया में मेरे ख्याल से। उसमें मुझे लगता है कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप चुनाव मैदान में उतरोगे तो आप भले आपने कल श्रद्धांजलि दी हो, लेकिन चुनाव में वो दल आपके विपक्ष में खड़ा है, क्या उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे? ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें उसका नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो एक तरफ नीतीश कुमार और मोदी है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, राहुल गांधी है, चिराग माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव है। क्या ये बनाने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा, या फिर प्ले में कहीं ना कहीं चिराग पासवान आते हैं, एलजेपी आती है, पासवान का नाम नहीं लेंगे, एलजेपी का नाम लेंगे क्या? तो कल इसमें बहुत हद तक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहता है कुछ तो उसके मायने होते हैं। देखिए, कहना उनको पड़ेगा, उनको एनडीए एकजुट है ये दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाते हैं, उसका रास्ता क्या होता है, इस पे सबकी निगाहें होगी। तो दो चीजें, एक पासवान का जाना कुछ एक हद तक कुछ सहानुभूति पैदा कर सकता है, लेकिन बीजेपी का पुट जो है वो उसमें अगर लगता है तो हो सकता है कि वो ज्यादा मारक बने, हो सकता है उसमें ज्यादा पोटेंशियल दिखे। अगर वो नहीं होगा तो शायद वो आप जो प्रयास है कि अभी भी एलजेपी बी टीम तो नहीं है दरअसल, हाँ, बीजेपी की। वही मैं कह रहा हूं कि ये अगर नड्डा भाई अब रामविलास पासवान नहीं है अभी तक, तो ये कि भाई वो अस्वस्थ हैं। एक आपके पास बीजेपी के पास एक कहने को था कि नहीं हम अभी ज्यादा नहीं कह सकते, अभी वो अस्वस्थ हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो देखिए जब राजनीति पर आती है फिर तो खुला खेल भी करना पड़ता है ना। बीजेपी पर क्या जेडीयू भी दबाव बनाएगी, अब इनको सबक सिखाओ एलजेपी को? देखिए, जेडीयू ने तो दबाव बनाया ही होगा, वो इंतजार भी कर रहे होंगे प्रधानमंत्री का, उनकी निगाहें जेपी नड्डा के कल के भाषण पे भी होंगी। ये तो हो चुका है, क्योंकि आप लहजा देखें नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार नॉर्मली सीधा हमला करने से, व्यक्तिगत हमला करने से बचते हैं। उन्होंने जब उनसे पूछा गया साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने नाम लेकर कहा कि पासवान जी राज्यसभा कैसे पहुंचे? 2 विधायकों के बल पर थोड़ा पहुंच गए, हमने पहुंचाया। बीजेपी जेडीयू के कैंडिडेट थे ना वो, इसलिए पहुंचे।
शायद उसका लोग इस्तेमाल भी करेंगे कि पासवान के स्वर्गवासी होने के 3 दिन 4 दिन पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा था, जरा सुनिए। उसका इस्तेमाल भी होगा। देखिए राजनीति में ये इतना कटु माध्यम है आज की तारीख में कि कोई बचता नहीं है। हाँ, सत्ता की लड़ाई है ये तो। हर चीज का राजनीतिक इस्तेमाल होगा, डू और डाई। वो कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज है। तो ये सब कुछ होगा। ये सब निकाला जाएगा कि किसने क्या कहा था, किसने कहा किसकी मदद की थी, कौन किसने विश्वासघात किया था, ये तमाम चीजें आएंगी। रामविलास पासवान का जब हम बात कर रहे हैं तो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, और अंतिम संस्कार के ठीक बाद मुझे लगता है कि आज तो सब अच्छी बातें हो रही हैं, सब उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने यहां दिया, अमित शाह ने यहां तक कहा, उनके एक हिस्से को उठाकर सोशल मीडिया पे प्रचारित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के सपनों का बिहार बनाएंगे। तो ये चंक उठा लिया गया है। उन्होंने कहा रामविलास पासवान के सपनों का बिहार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा जब हमारी सरकार बनेगी तब बनाएंगे। तो उसके मायने तो बहुत निकाले जाएंगे कि है, सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी एलजेपी की, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी। वो ये साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार तो एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन उसको पिक एंड चूज किया जाता है। आपको मालूम है कि बहुत क्लेवरली इसको उठा लिया जाता है, और सोशल मीडिया आज की तारीख में वो इस माध्यम पे इतने एक्टिव सक्रिय लोग हैं कि अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं, अपने मतलब की चीज ही डालते हैं। अभी देखने वाली बात यह भी होगी चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं। जितनी उन्होंने टाल ठोक दी, अभी तक तो पिताजी की छवि छाया में थे कि रामविलास पासवान अभी वहां मंत्री रहना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। अब रामविलास पासवान है नहीं, मंत्री क्या कोई और बनेगा, या चिराग पासवान कहेंगे नहीं जी हम तो बिल्कुल छिटक गए, जैसे हम बिहार में अलग हुआ हम केंद्र में भी अलग होंगे। नहीं, चिराग पासवान के पास ये ऑप्शन नहीं है। चिराग पासवान तो मैंने कहा कि लगातार वो इशारा इस बात का कर रहे हैं, और इशारा क्या साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी प्रॉक्सिमिटी बीजेपी से है, हम बीजेपी के करीबी हैं। बीजेपी भले लाख कहे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो प्रधानमंत्री का चित्र भी इस्तेमाल करेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री तो हम तो इस्तेमाल करेंगे। हम तो चाहते हैं बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने। वो तो कहा जा रहा है ना कि जियो अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर यूज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही बात है। हाँ, तो वो इस तरीके का माहौल बनाना चाहेंगे, और उन्होंने खुले में ये बात कही है कि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारूंगा। जब सरकार बनेगी तो हम चाहेंगे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने। तो उन्होंने तो बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कह दी है। तो वो बीजेपी के साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी कम करना नहीं चाहते। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं संदीप, वो दरअसल चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है। मंत्रिमंडल में कौन होगा, अगर सहज संबंध बने रहते हैं जेडीयू और बीजेपी के, तो हो सकता है कि बाद में जेडीयू भी केंद्र सरकार में शामिल हो जाए। एग्जैक्टली। सरकार अगर उनकी बन जाती है तो एक ऐसी स्थिति जहां भाई दो कैबिनेट पद मांग रहे थे ना, एक कैबिनेट पद और बाकी राज्य पद मिल रहे थे, अब 2 कैबिनेट पद जेडीयू को मिल जाए तो जो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है नीतीश कुमार की, वो 2-3 वाला नहीं है। जितना मैं उनको जानता हूं वो प्रोपोर्शन की बात करेंगे कि 6 सांसद हैं, उनका भी एक कैबिनेट मंत्री, 17 सांसद हो, 16 सांसद हो, और राज्यसभा में भी इनके सांसद हैं अच्छी खासी तादाद में, उसका भी एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये मतलब ऐसे नहीं चल सकता कि शिवसेना भी उसी इसमें और एलजेपी भी उसी इसमें, जेडीयू भी उसी खांचे में आप रख दें, वो नहीं चल सकता। वो नीतीश कुमार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है। तो संख्या की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कल को सहज एलाय वो हो जाए अगर बिहार में सरकार बनती है। और फिर क्या एलजेपी की तरफ से भी कोई होगा, या एलजेपी अब रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी मंत्रिमंडल में नहीं होगी, वो समर्थन करती हुई रह सकती है। देखिए, किसी न किसी को आना पड़ेगा। और आपने शुरुआत की इस कार्यक्रम की, बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में कैबिनेट में तो एक भी सदस्य नहीं, एक भी नॉन बीजेपी मिनिस्टर नहीं है। वो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मंत्री है रामदास अठावले, लेकिन कैबिनेट में नहीं है। तो ऐसे में रोप इन करना होगा। तो भविष्य की राजनीति में से जुड़े हुए सब तमाम सवाल हैं, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि बिहार में नतीजे क्या होते हैं, किस डायरेक्शन में होते हैं। तो कल की रैली में एलजेपी पर किस तरह से निशाना साधा जाता है, या सॉफ्ट रहती है,
ये एक अहम खबर होने वाली है और एक बात साफ है, सांत्वना सहानुभूति तो मिलेगी चिराग पासवान को। उनके लिए ये एक ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती, पर हम यहाँ राजनीतिक बात कर रहे हैं। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।